हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर धनंजय और आज हम बात करने वाले हैं कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के बाद घर पर किस तरह से देखभाल की जाए। कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट घर पर करने का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि लगभग 80 to 85% जो पेशेंट्स होते हैं कोरोना वायरस के, वो या तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं या बहुत ही माइल्ड, मतलब बहुत ही कम सिम्टम्स उनके अंदर होते हैं, उन्हें आराम से घर पर ट्रीट किया जा सकता है। और दूसरा रीज़न ये कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में लगभग 3 से 3.5 लाख केसेस पर डे आ रहे हैं। सो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर बिल्कुल कम सिम्टम्स वाले पेशेंट्स भी अगर हॉस्पिटल में एडमिट होने जाएंगे तो जिन लोगों को वाकई बेड की ज़रूरत है उन लोगों को बेड नहीं मिल पाएगा और बहुत दिक्कत हो सकती है। सो इसीलिए आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए घर पे ट्रीटमेंट के लिए और घर पे किस तरह से हम देखभाल कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को हम 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला तो हमें कब आइसोलेट होना चाहिए और उसमें हमें क्या करना चाहिए। दूसरा चीज़ ब्लड इन्वेस्टिगेशन, सीटी स्कैन, जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो हमें कब कराने चाहिए। तीसरा चीज़ दवाइयाँ, मेडिसिन हमें क्या क्या लेनी चाहिए। चौथा, मॉनिटरिंग किस तरह से करें। पांचवी चीज़, फूड डाइट क्या होनी चाहिए कोरोना वायरस इन्फेक्शन के पेशेंट की। उसके बाद आइसोलेशन हमें कब ख़त्म करना चाहिए, कब पेशेंट अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर सकता है। और लास्ट में ये कि पेशेंट को कब हमें हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बारे में सोचना चाहिए कि वो कौन से सारे रेड फ्लैग सिम्टम्स हैं जिनके आते ही पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहिए। अब हम सबसे पहले बात करते हैं आइसोलेशन की कि हमें कब और किस तरह से आइसोलेट होना चाहिए। सो फ्रेंड, जैसे ही आपको कोरोना वायरस का पहला सिम्टम आता है आपको तभी आइसोलेट हो जाना चाहिए, रिपोर्ट का वेट नहीं करना चाहिए। इसका पहला कारण तो ये है कि जैसा कि आपको पता है कि इतने सारे केसेस हैं कि रिपोर्ट आने में ही 2 से 3 दिन का टाइम लग रहा है। और दूसरी बात ये कि RT-PCR जो टेस्ट है उसका सेंसिटिविटी लगभग 70 से 75% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 25 से 30% केसेस में अगर आप कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड भी हुए तो भी आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है और आप अपने फैमिली मेम्बर्स को और आसपास कोरोना वायरस को फैला सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक इम्पॉर्टेंस देने वाली बात ये है फ्रेंड्स कि जैसे कि कोरोना वायरस की पहली वेव में हमने देखा कि मेन सिम्टम्स जो थे वो फीवर, कफ एंड सोर थ्रोट थे। कोरोना वायरस की सेकंड वेव के अंदर और भी कई सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, उसमें जैसे कि नाक का बहना, आँख का लाल हो जाना, आँख से पानी आना, हेडेक होना, बॉडी एक, पेट में दर्द होना, डायरिया होना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और प्रीडोमिनेंटली सिम्टम्स पाए जा रहे हैं पेशेंट्स के अंदर। सो जैसे ही आपको कोरोना वायरस का सिम्टम मिलता है आपको तुरंत आइसोलेट हो जाना है। अभी आइसोलेट कैसे होना है, घर में जो भी रूम हो, जो भी सेपरेट रूम हो वहाँ पे पेशेंट को आइसोलेट होना चाहिए। प्रेफरेबली वहाँ पे अटैच लेट बाथ होना चाहिए। आइडियली आपको रूम की जो खिड़की हैं उनको ओपन रखना चाहिए जिससे एयर सर्कुलेशन, वेंटिलेशन प्रॉपरली होता रहे और जो एरोजोल्स हैं वो घर के अंदर ना जाके बाहर की तरफ जाएं। आपको अपने फैमिली मेम्बर से ज़्यादा इंटरेक्ट डायरेक्टली नहीं करना चाहिए। अगर खाना पीना लेना भी है तो मेरा मानना ऐसा है कि रूम के बाहर आप कोई टेबल रख सकते हैं, वहाँ पे आपके फैमिली मेम्बर्स आपको खाना रख दें और वो आप ले सकते हैं। और एट ऑल अगर आपको कोई काम है, आपको डायरेक्टली उनसे मिलना पड़े तो एटलीस्ट 6 फीट की आप दूरी रखें, आपकी फैमिली मेम्बर्स और आप मास्क लगाएं उस टाइम पे। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि जैसे जो 2-3 जनरेशन्स वाले फैमिली होते हैं जहाँ 6 से 10 फैमिली मेम्बर्स होते हैं और भी ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वहाँ दिक्कत ये आती है कि किस तरह से आइसोलेट हो। तो वहाँ एक उपाय ये किया जा सकता है कि जिन लोगों को सिम्टम्स हैं वो अपने एक अलग आइसोलेट हो और जिन लोगों को सिम्टम्स नहीं है वो अलग आइसोलेट हो। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक बात है। अब बात ये है कि आइसोलेशन किस तरह से और हमें क्या क्या चीज़ें करना चाहिए। ठीक है, आइसोलेशन में हमें हमारे डेली रूटीन के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। टाइम से जागना, टाइम से सोना, टाइम से खाना, अच्छा खाना, ठीक है, फ्लूइड का इंटेक अच्छे से रखना, ये सारी चीज़ें करना चाहिए। योगा, ध्यान, प्राणायाम जो भी आपको आता है आप वो कर सकते हैं, उससे डिजीज़ की रिकवरी होने में बहुत हेल्प मिलती है। इसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने भी सुना होगा, प्रोनिंग, कि अपने छाती के बल सो जाना। छाती के बल सो जाना एक बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस है कोरोना वायरस में, जिसके कि रिसर्च प्रूवन एविडेंसेस हैं। उसमें होता क्या है कि जो हमारे पीछे के, जैसे आपको पता है कि लंग्स के अंदर छोटे छोटे बलून्स होते हैं, तो जो हमारे पीछे की तरफ वाले बलून्स होते हैं वो अच्छे से, मतलब इफेक्टिवली ओपन होकर इफेक्टिवली वेंटिलेट हो सकते हैं। तो शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल होता है उसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, अब हम दूसरी बात पे बात करते हैं, वो है इन्वेस्टिगेशंस। कई लोग क्या करते हैं कि जैसे डिजीज़ की शुरुआत हुई, कोरोना वायरस का रिपोर्ट पॉजिटिव आया या फिर कोई भी सिम्टम आया तो पहले सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशंस
CRP, डी डाइमर, फेरेटिन, इंटरल्यूकिन्स वो करा लेते हैं, सिटी स्कैन करा लेते हैं, फिर डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। उसमें रीज़न ये है कि जो CT स्कैन है, एक CT स्कैन के अंदर लगभग 100 से 200 चेस्ट एक्सरे, उतना जितना रेडिएशन का एक्सपोजर होता है, और वो आगे जाके कैंसर का कारण भी बन सकता है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कारण ये भी है कि क्योंकि ये तो एक डिजीज़ है और डिजीज़ का एक प्रोसेस होता है। अगर मान लीजिए 5 से 6 दिन के बाद पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, उसको सांस में दिक्कत बढ़ने लग रही है या फीवर बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर रह रहा है, सो आपको CT स्कैन कराना ही पड़ेगा। वो पुराने CT स्कैन और इन्वेस्टिगेशन से काम नहीं चलेगा, आपको उस पर इन्वेस्टिगेशंस कराना ही पड़ेगा। तो जो शुरू वाला CT स्कैन है उसका कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। सो मेरा मानना ये है कि जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं, चाहे वो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हो चाहे CT स्कैन हो, आपको अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ये सब करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मेडिसिन की, ठीक है। सो फ्रेंड, सबसे कॉमन जो सिम्टम कोरोना वायरस डिजीज़ के अंदर है वो है बुखार, फीवर। सो फीवर का एक ही इलाज है, वो है पैरासीटामोल, पैरासीटामोल एंड पैरासीटामोल। डोलो 650 या कैलपोल का जो भी टैबलेट है वो आप ले सकते हैं, दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। फीवर को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर मान लो तभी भी फीवर अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो कोल्ड स्पंजिंग की जो गीला कपड़ा होता है वो शरीर पे रख के फीवर को कम करने के बारे में कम करने का उपाय किया जा सकता है। उसके बाद भी जो और जो ट्रीटमेंट है, जैसे अगर मान लो सोर थ्रोट है तो आप सिट्रिजिन या मोन्टेर एलसी रात में 1 बार ले सकते हैं। अगर खांसी कफ बहुत ज़्यादा आ रहा है तो कफ के जो सिरप्स आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं मल्टीविटामिन्स के ऊपर। फ्रेंड्स, मल्टीविटामिन्स का मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगा कि उनका कोई सबसे पहले कोई नुकसान नहीं है उनको लेने में, ठीक है। और दूसरी चीज़, अब जो लेटेस्ट रिसर्च हो रही है खासकर कि विटामिन डी एंड विटामिन सी के ऊपर, उनका काफ़ी अच्छा रोल बताया गया है। विटामिन डी को भी हमने एक सेशन में कवर किया है, उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हो। मैंने उसमें विद एविडेंस बताया हुआ कि विटामिन डी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप विटामिन डी, विटामिन सी, लिम्सी और जिंकोविट ये आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एंटीबायोटिक्स में एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन और एक ड्रग है आइवरमेक्टिन। सो इन तीनों का कोई भी मतलब वेल डिफाइंड रिसर्च में और स्टडीज़ में रोल नहीं मिला है कि वो डिजीज़ प्रोसेस को शॉर्ट कर देते हैं या बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। बट एक पार्ट ये है कि वो अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन साथ में दूसरा है, कोई और तरह का इन्फेक्शन है, तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो मेरी सलाह यही है कि ये सारी दवाइयाँ आपको खुद से नहीं लेनी चाहिए, आपको अपने डॉक्टर से सलाह करना चाहिए, उसके बाद ये दवाइयाँ लेनी चाहिए। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ फ्रेंड्स कि कोरोना वायरस का अभी भी कोई भी ऐसा इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। जैसा कि होता है ना कि अगर इन्फेक्शन हुआ तो एंटीबायोटिक लो, वो ठीक होगा, बुखार आया तो पैरासीटामोल लिया ठीक होगा, ऐसा कोरोना वायरस के लिए कोई भी ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है। जो भी दवाइयाँ जैसे फेविफ्लू, रेमडेसिविर, प्लाज्मा थेरेपी हो गया, टोसिलिजुमैब हो गया, इनके खाली रोल पाए जा रहे हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रोल पाए जा रहे हैं और एज ए डेस्परेट मेजर्स हम उनको यूज़ कर रहे हैं। सो उनके भी अपने गाइडलाइंस हैं, डॉक्टर हम लोग उनको अपने तरीके से यूज़ करते हैं कि उनको किन पेशेंट्स में यूज़ किया जाना चाहिए, ठीक है। सो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसके हिसाब से आप दवाइयाँ जो हमने अभी डिस्कस की आप वो ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मॉनिटरिंग की। मॉनिटरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में, और मैं तो कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आपको मॉनिटरिंग करना है सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज़ों से, पहला थर्मोमीटर और दूसरा पल्स ऑक्सीमीटर। थर्मोमीटर से आप दिन में हर चौथे घंटे, हर 4 घंटे बाद या 5 घंटे बाद अपना टेम्परेचर मॉनिटर करें। और नॉर्मल टेम्परेचर 97 से 99 है। कई लोग मेरे को फ़ोन करते हैं कि फ़ीवर हो रहा है, 99 टेम्परेचर है। ऐसा नहीं है, 99 कोई टेम्परेचर नहीं है। और अगर मेडिकली मैं बात करूं तो मेडिकली इंपॉर्टेंट जो फीवर स्पाइक होता है वो 100 से ऊपर वाला हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है पल्स ऑक्सीमीटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कोरोना वायरस के इलाज में। उसमें सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि उसको सही से आपको पोजीशन करना है कि उंगली के ऊपर उसकी जो लाइट आती है पल्स ऑक्सीमीटर की, वो उंगली के बीच से थ्रू एंड थ्रू, उससे मतलब आर पार गुजरना चाहिए, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर किसी ने नेल पेंट लगाया हुआ है हाथ पे तो उससे उसकी रीडिंग पे फ़र्क पड़ता है। आप उस नेल पेंट को पहले हटाएं और फिर सही से सही वाला रीडिंग लें। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है फ्रेंड्स कि पल्स ऑक्सीमीटर को लगा के मतलब एकदम से पैनिक नहीं हो जाना चाहिए, देखा जो रीडिंग आया अरे कम आ रहा है, ऐसा नहीं है। पल्स ऑक्सीमीटर में आपने देखा होगा कि ऐसे वेव, एक तरंग आती है,
जब वो तरंग प्रॉपरली फॉर्म हो जाए, प्रॉपरली बन जाए, उस रीडिंग को कंसीडर करना चाहिए और उस रीडिंग को हमको फॉलो करना चाहिए। सो ये 3 एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो गई। अब बात कर लेते हैं पल्स ऑक्सीमीटर के रीडिंग्स के बारे में, ठीक है। अगर 94 से ऊपर आपका सैचुरेशन आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर 94, 93 से कम आ रहा है तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए, ठीक है। इसमें भी ऐसा नहीं है कि पैनिक हो जाए कि अभी 93 आ गया तो तुरंत मतलब भागा दौड़ी होकर तुरंत एडमिट कराना है। आप आराम से हॉस्पिटल में पता कीजिए, बेड की अवेलेबिलिटी देखिए और फिर पेशेंट को आप एडमिट कराइए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फूड के बारे में। फूड के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हमें क्या खाएं। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि कोरोना वायरस डिजीज़ के लिए कोई अलग से कोई फूड का रेजिमेन, अलग से कोई डाइट ऑप्शंस नहीं है। जो भी सिंपल कॉमन डाइट है हमारी, वो हमें लेना चाहिए। फास्ट फूड, जंक फूड, ज़्यादा ऑयली सॉल्टी फूड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप दवाई ले रहे हैं, डिजीज़ का प्रोसेस है, तो टमी काफ़ी अपसेट रहता है, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो यहाँ अगर गैस की प्रॉब्लम हो रही है तो आप खाली पेट की गोली पेंटोप्राजोल एक खाली पेट दिन में एक बार आप ले सकते हैं, ठीक है। और एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो लोग डायबिटीज़ हैं, जिन लोगों को, या फिर जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, तो वो अपना डाइट रेजिमेन फॉलो करते हैं, डायबिटिक डाइट या जैसे लो सॉल्ट वाला डाइट बीपी वाले पेशेंट्स फॉलो करते हैं, वो ही चीज़ें आपको फॉलो इसमें करती रहनी चाहिए। और साथ ही साथ जो भी दवाइयाँ आप अपनी बाकी बीमारियों के लिए, जैसे किडनी, लिवर, हार्ट की जो भी बीमारियाँ आपको पहले से हैं और जो दवाइयाँ आप पहले से ले रहे हो, वो दवाइयाँ आपको कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि आइसोलेशन ख़त्म कब करना है, कि आप वापस से अपने सारी एक्टिविटीज़ रिज्यूम कब कर सकते हो। फ्रेंड्स, रिसर्च के हिसाब से भी लगभग 95% केसेस में पर्सन जो है 13 to 14 डेज़ के बाद नॉन इन्फेक्टिव हो जाता है। RT-PCR तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप 20वें दिन भी कराएं तो भी पॉजिटिव आए। उसका रीज़न ये है कि RT-PCR एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट है। सो वो जो डेड वायरल पार्टिकल होता है उसको भी एयरवे से डिटेक्ट कर लेता है। सो मेरी सलाह यही है कि 14 दिन के बाद आपको दोबारा रिपीट टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना आइसोलेशन ख़त्म कर सकते हैं और वापस आके अपना जॉब और अपनी एक्टिविटी सारी रिज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, व्हेन टू रश टू हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में एडमिट कब होना चाहिए। सो फ्रेंड, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि अगर 94, 93 से कम सैचुरेशन आ रहा है, पेशेंट की सांस की गति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बुखार कंटिन्यूसली हाई ग्रेड रह रहा है, खांसी बहुत ज़्यादा बनी हुई है, ठीक है, पेशेंट गफलत में जा रहा है, सेंसोरियम ठीक नहीं है। सो इन सारे सिचुएशंस के अंदर पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करा के प्रॉपर हॉस्पिटल वाला ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ठीक है। सो ये सारी तो बात हुई घर पे किस तरह का ट्रीटमेंट कराना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि लगभग, मैं रिपीट करना चाहूँगा, 80 to 85% केसेस माइल्ड होते हैं। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे सो मेरा मानना है कि आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप आराम से घर पे ठीक हो सकते हैं, ठीक है। और भी कोरोना वायरस के जो भी मेन इन्फॉर्मेशन है उसका हम धीरे धीरे वीडियो बनाने का कोशिश कर रहे हैं। जो पहले बने हुए हैं उन वीडियो का लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो प्रोन पोजीशनिंग है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका भी मैं एक सेशन बनाने की कोशिश करूँगा और उसका लिंक मैं आपसे शेयर करूँगा। उसके लिए आप डॉक्टर सरीना को फॉलो कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।